ये जो सूरज हमारा क्रिएट है, इसकी एक डेडलाइन है। हमारे सोलर सिस्टम की एक डेडलाइन है, दैट इज़ दी 500 करोड़। 500 करोड़ साल बाद ये सूरज खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए और अपनी लाइफ के आई थिंक शायद समझता हूँ 1/3 ऑफ आवर लाइफ हम सिर्फ इसी बात को सीखने में लगा दे रहे हैं। कोई भी चीज प्रैक्टिस में अगर नहीं है तो आपका ब्रेन उसको डिलीट कर देता है। इसका रीजन क्यों डिलीट कर देता है? क्योंकि ब्रेन के पास में 3 चीजें लिमिटेड मात्रा में है। एवरीबडी, कोई भी है, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कोई भी है। जब हम सुबह उठते हैं तो यूनिवर्स एक चीज सबको लिमिटेड देता है। जब आप स्क्विड गेम देखते हैं, जब आप मर्डर देखते हैं, जब आप क्राइम देखते हैं, थ्रिल देखते हैं, जब आप क्रिमिनल जस्टिस जैसे हर चीज में तो क्राइम ही है। तो एक बच्चा जब ऐसी चीजों को देखकर बड़ा हो रहा है तो उसका नेचर एग्रेसिव होता है। यंग पहली बार बड़ा उसने एक बियर ली, जरा सी दो मिनट नशा हो गया, बढ़िया चीज है। हवा की बात सुनी, फिर बियर ली, फिर उसको नशा हुआ। कुछ दिनों बाद एक बियर पीने को उसको कुछ नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात है कि हमें ड्रिंक क्यों करना है। हालांकि आई एम नॉट अ लव गुरु, लेकिन हर रिलेशन की सिर्फ एक ही दिक्कत है जिसके कारण भगवान ने भेजे में भेजा तो भेज दिया, लेकिन इस भेजे को इस्तेमाल करने का कोई मैनुअल नहीं भेजा। In one of the profound verses from the Bhagavad Gita, the Lord Krishna says to Arjun, "For one who has conquered the mind is the best of friends. But one who has failed to do so, the mind will remain the greatest enemy." वेलकम टू ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट सारिका भारद्वाज और हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है अनलॉकिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विद द हेल्प ऑफ NLP। और हमारे आज के एपिसोड के जो गेस्ट है वो है डॉक्टर हिमांशु गौर एंड ही इज अ NLP कोच। एंड टू नो मोर अबाउट द NLP एंड सबकॉन्शियस माइंड, डू वॉच आवर एपिसोड on our platform and do not forget to follow, share and like our channel. Thank you. Welcome Himanshu on our show. Thank you so much, Sarika ji. So to start with, I would like to know what is NLP. बहुत लोगों को नहीं पता है कि NLP क्या होती है, और मुझे भी नहीं पता था NLP क्या होती है एक्चुअली में। बट NLP आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने कभी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नई खरीदी होंगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, जैसे कि लैपटॉप, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि माइक्रोवेव, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में हर दिन ही आती हैं, मतलब ऑनलाइन हम मंगवाते ही हैं। तो हम देखते होंगे कि हर प्रोडक्ट के साथ में उसका एक यूज़र मैनुअल होता है कि उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में आपको यूज़ कैसे करना है या उस प्रोडक्ट को चलाना कैसे है। इवन जब हम कोई नई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो वहाँ पर एक डेमो सेक्शन होता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि आपको इस एप्लीकेशन के फंक्शन को पूरी तरीके से कैसे यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम उससे फैमिलियर नहीं हैं। तो NLP को अगर मैं समझाऊँ तो NLP एक वही यूज़र मैनुअल है आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का, जिसको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन एक्चुअली में काम कैसे करता है। दिक्कत सारिका जी ये हो गई है कि भगवान ने भेजे में भेजा तो भेज दिया, लेकिन इस भेजे को इस्तेमाल करने का कोई मैनुअल नहीं भेजा। अब ये भेजा हमारा भेजा फ्राई करने में लगा है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। मतलब ये जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अगर मैं NLP की बात करूं, N का मतलब है न्यूरो, L का मतलब है लिंग्विस्टिक और P का मतलब है प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जब मैं N की बात कर रहा हूँ, इट इज़ न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब है हमारे ब्रेन में लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। When I am talking about my body, तो I am talking about the 60 ट्रिलियन सेल्स। तो हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। दो 60 ट्रिलियन सेल्स इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल? द रोल ऑफ द सेल इज टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो जो हमारी बॉडी एक्शन कर रही है, इट इज ओनली बिकॉज आर सेल इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी थ्रू द माइट्रोकॉन्ड्रिया। वन सेल प्रोड्यूस 1.4 वोल्ट ऑफ एनर्जी, and 60 trillion cells produce so much terajoules of energy, right? तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा सारिका जी
कि कोई इंसान बहुत मोटिवेटेड है, हम्म बहुत पॉजिटिव है, अच्छी सोच रखता है, अच्छे विचार रखता है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छी थॉट करता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या कभी आपने भी ऐसा फील किया है कि कई बार हम सोचते हैं यार कल से ना सुबह जल्दी उठना है, हाँ लेकिन उठते नहीं? हम्म क्या कभी आपने ऐसा फील किया है यार कल से ना चाय नहीं पीनी, हम्म यार कल से ना सिगरेट नहीं पीनी, हाँ यार कल से तो पक्का अल्कोहल छोड़ दूंगा, हाँ यार कल से तो पक्का जल्दी सोऊंगा, यार कल से तो पक्का मेरे को जिम जाना है? मतलब कई बार हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर डिसाइड करते हैं, और स्पेशली न्यू ईयर पे तो सभी लोग डिसाइड करते हैं हाँ कि इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है डैश डैश डैश। लेकिन कितने लोग हैं जो इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को वाकई में कंप्लीट कर पाते हैं? तो सवाल ये है कि जब हमारे दिमाग ने कुछ कह दिया हम्म कि तुझे ये करना है, तुझे से मतलब सेल्फ तुझे से मतलब शरीर को, हाँ ठीक है, दिमाग ने ये कह दिया कि तुझे कल से सुबह जल्दी उठना है, और आप ये ऑर्डर देकर रात को सो गए। हम्म अब बॉडी को तो ये काम मानना चाहिए क्योंकि हम्म आपके दिमाग ने कहा है, हम्म लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? बॉडी कहती है अरे चलना छोड़, कल चल लेंगे। because body has its own mind, right? It is like has its own pattern to follow, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। बॉडी का कोई माइंड नहीं है, हाँ माइंड तो यही है जो हाँ पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हाँ लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे दिमाग ने कोई ऑर्डर दिया लेकिन फिर भी बॉडी ने उसको फॉलो नहीं किया? because our body is not used to it. आर बॉडी इज नॉट यूज टू इट, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली इसको समझें तो हमारे ब्रेन में जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिसकी हम न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हाँ। एनएलपी में न्यूरोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ये 80 बिलियन न्यूरॉन जब तक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे बॉडी को एक्शन में लाने के लिए, तब तक आप किसी भी चीज को एक्शन में नहीं लेके आएंगे। उदाहरण, हाँ, मेंटली मैनिफेस्ट हो गया, बट फिजिकली मैनिफेस्ट होने के लिए आप कह रहे हैं कि आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसको मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ, ऑडियंस को और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि सुबह जल्दी उठने के लिए शायद हो सकता है आपकी बॉडी मना कर दे, लेकिन अगर सुबह आप क्रिकेट के शौकीन हैं, मैच खेलते हैं, और कोई बोल दे सुबह 5 बजे मैच है, तो आप शायद 5 बजे बिना अलार्म के उठ जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, कभी कभार अलार्म बजने से पहले उठ जाएगा इंसान। हो सकता है जिम जाने के लिए आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, लेकिन अब दोस्तों के साथ ट्रिप बनी है, और आपको जाना है जी घूमने, सपोज करो गोवा जाना है, ऋषिकेश जाना है, या कोई भी डेस्टिनेशन पर जाना है, और ये डिसाइड हुआ है कि सुबह 4 बजे निकल लेना है हमें। रेयर ही शायद कोई ऐसा होगा जो बोले जी मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाऊंगा, और उठते भी हैं 4 बजे 5 बजे, फ्लाइट के लिए भी निकल जाते हैं और ट्रेन के लिए भी निकल जाते हैं। लेकिन दूसरे केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉडी आपका कहना नहीं मान रही है? क्योंकि आपकी बॉडी को एक्शन में लाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, योर ब्रेन इज नॉट प्रोड्यूसिंग। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, वो एनर्जी चाहिए लेकिन वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो न्यूरोलॉजी के अंदर हम ब्रेन के पैटर्न्स को समझते हैं। एनएलपी की अगर हम बात करें, एक डीपर टॉपिक है, सिर्फ अगर एन पे ही हम बात करेंगे तो लंबा जाएगा। फिर आगे लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक स्टैंड फॉर लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सभी लोग 3 लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, दुनिया से कैसे बात करनी है। आप देखिए, बचपन से लेकर 55 तक दुनिया में ये सिखाने में लगी है कि बेटा अंकल को ऐसे नहीं बोलना, पापा को ऐसे नहीं बोलना, मम्मी को ऐसे नहीं बोलना। अच्छा सारिका जी, कभी आपको टोका किसी टीचर ने या किसी सोसाइटी के पर्सन ने कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, गलत होता है? मैं तो अपनी बेटी को टोकती रहती हूँ पूरा दिन, ऐसे नहीं करना, काइंडनेस रखनी है, बड़ों से ऐसे बात करनी है। बिकॉज एक तरीका है, क्योंकि जैसे अभी वो छोटी बच्ची है ना, उसके टेंट्रम्स है और उसको गुस्सा आ जाता है, घर के सर्वेंट्स हो, कभी कभार हम पे भी कर देते तो उसको समझाना पड़ता है, पर बच्चा है, उसको शायद नहीं समझ आता है। बोलती है मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है। फिर उसको बार बार बताना पड़ता है। तो कई बार मुझे भी खुद लगता है कि कितना टोकना पड़ता है एक बच्चे को, यू नो, टू मेक दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड कि हमें सोसाइटी में ऐसा रहना है, हमें घर में एक ऐसा बिहेवियर रखना है बच्चे के ब्रेन को। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा भी लगता है कि क्यों ज़रूरी है, लाइक जिस तरह से ये फ्लरिश हो रही, जिस तरह से इसको करना है, बट हम उसको एक प्रोग्रामिंग में डाल रहे हैं, क्योंकि उसी प्रोग्रामिंग में हम भी रहे हैं। राइट।
इवन आप तो टोक ही रहे हैं, साथ में स्कूल भी हम इसलिए ही भेज रहे हैं ताकि वो चीज़ों को समझ पाए कि कैसे हाँ कम्युनिकेट किया जाता है। हाँ आप देखिए कितने सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो रखे हैं सिर्फ इसी बात के तो लेकर ना कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, इंग्लिश में कैसे बोलना है या किसी और लैंग्वेज में तुम्हें कैसे बोलना है, और लाखों करोड़ों रुपए और अपनी लाइफ के, आई थिंक शायद समझता हूँ 1/3 ऑफ आवर लाइफ हम सिर्फ इसी बात को सीखने में लगा दे रहे हैं कि दूसरों से कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। कोर्सेज हैं बकायदा इसके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं, राइट। तो हाउ टू टॉक, मैं कम्युनिकेशन की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पहला कम्युनिकेशन विद द वर्ड। लेकिन इससे एक सवाल है जो मैं आज पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, क्या हम सब ने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया, अगर मैं पूछ ही लेता हूं आपसे, कि हम पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? मेरे ख्याल से अपने आप से ही करते हैं हम सबसे ज्यादा बात। सबसे ज्यादा अपने आप से बात करते हैं, और किसी से तो बात नहीं करते होंगे। मतलब जितना हम अपने आप के साथ रहते हैं उतना तो किसी के साथ नहीं रहते होंगे। अपने आप से सबसे ज्यादा बात तो सवाल मेरा ये है, क्या कभी हमने अपने बच्चों को या फिर हमें किसी ने कभी इस चीज के लिए टोका कि बेटा खुद से ऐसे बात नहीं करनी? हमने कभी उसको टोका, कभी उसको कहा कि बेटा खुद से ऐसे बात नहीं करनी? हम ये तो सिखाने में लगे हैं कि दूसरों से कैसे बात करनी है, बट हम कभी ये सिखाने में नहीं लगे कि हमें खुद से कैसे बात करनी है। दूसरों से की हुई बात गलत हो गई चल जाएगा, लेकिन अगर खुद से की हुई बात गलत हो गई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमारे इंडिया में हर साल 1,65,000 लोग सुसाइड कमिट करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, वो डेटा जो रिकॉर्ड में है। मतलब हर दिन अप्रॉक्स लगभग कैलकुलेट तो नहीं कर पाया, 400 के अराउंड लोग सुसाइड कर रहे हैं पूरे इंडिया में, और ये आंकड़ा बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर हम डीपर लेवल पर जाकर ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी जान तक ले रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज गड़बड़ मिलेगी, और वो है उसकी खुद से की हुई बात गड़बड़ है। जब वो खुद से चीजों को लेकर बात कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में निकल कर आएगा कि वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है। ठीक है, कि मेरी कमी है, मेरी गलती है, मेरा ये है, और मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। ये उसकी जो सेल्फ टॉक है वो जिस दिन गड़बड़ हो गई, उसका जीवन उस दिन गड़बड़ हो गया। तो सेल्फ टॉक इज द सेकंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। पहला तो हो गया दूसरों से कैसे बात करनी है, और दूसरा हो गया कि खुद से कैसे बात करनी है, और फिर तीसरा हो गया यूनिवर्स से कैसे बात करनी है, ब्रह्मांड से कैसे बात करनी है। जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अफर्मेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। तो दैट इज द लिंग्विस्टिक वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट। ठीक है, एंड द थर्ड इज पी, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इस प्लैनेट अर्थ पे 84 लाख स्पीशीज हैं। उस स्पीशीज में से एक स्पीशीज हम हैं जो आपस में बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आप बाकी जितनी भी स्पीशीज उठाएंगे उन सबके ब्रेन में प्रोग्रामिंग नहीं होती है, मॉड्यूल्स होते हैं फिक्स। आप देखिए, डॉग को देखिए, एलिफेंट को देखिए, किसी और भी स्पीशीज को उठा लीजिए, उनके अंदर खुद से कैलकुलेट करने की क्षमता नहीं होती। इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनके अंदर, अपने इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट करते हैं, बस फिक्स है। मतलब सेल्फ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। तो वहां पर, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग में प्रोग्राम्स होते हैं, और इन 5 तरीके के प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है हमारा सर्वाइवल प्रोग्राम, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम, तीसरा होता है हमारा टेरिटरी प्रोग्राम, चौथा होता है हमारा पावर प्रोग्राम। तो इस तरीके के हमारे फिक्स प्रोग्राम है, और आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं या सुन रहे हैं, उन सबकी जिंदगी इस प्रोग्राम से ही कंट्रोल होती है। मतलब आपके इन प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम डोमिनेटिंग है, आप अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो इसी के आधार पर लोगे। उदाहरण के तौर पर जब हम बात करते हैं टॉप पॉलिटिशियन लीडर्स की, ठीक है, तो आप देखिएगा उनके अंदर टेरिटरी प्रोग्राम और पावर प्रोग्राम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग मिलेगा। जैसे कि रशिया के प्रेसिडेंट, तो उनको क्या चाहिए, टेरिटरी चाहिए
और क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर। ये 2 चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो उनके लाइफ के जितने भी बड़े डिसीजंस होंगे उनमें ये 2 चीजों का आपको बेस दिखेगा। वैसे ही आपके जितने भी लिए हुए फैसले हैं या मेरे जितने भी लिए हुए फैसले हैं, मेरी प्रोग्रामिंग में से जो प्रोग्रामिंग डोमिनेटिंग होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ की चॉइसेस लूंगा और मेरी लाइफ उसके अकॉर्डिंग ही बनती चली जाएगी, राइट। तो प्रोग्रामिंग के हमें पता नहीं होता, लेकिन ये होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपने इंस्टॉल ही नहीं की हैं, वो कंपनी से ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आई हैं। आपकी ज़रूरत की भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेमोरी खाली हो जाए, सी ड्राइव खाली हो जाए। होती तो नहीं, क्यों? क्योंकि उसके बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, फ़ोन चलेगा ही नहीं। तो वैसे ही कुछ पैटर्न्स हैं, प्रोग्रामिंग है जो प्री इंस्टॉल्ड है। प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से आपके ब्रेन में इंस्टॉल्ड होकर आई हैं। लाइक यू कैन से जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक लेवल आप बोल सकते हो, लेकिन जेनेटिक लेवल बोल सकते हो आप, ठीक है। ट्रेंड चेंज होंगे, टाइम चेंज होगा, जनरेशन चेंज होगी, पैटर्न चेंज होंगे। लाइक बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम। बिलीफ सिस्टम से भी ज्यादा डीपर है। अच्छा, ठीक है। बिलीफ सिस्टम तो बाद में आएगा। बिलीफ सिस्टम तो बाद में बनेंगे सोसाइटी में रहने के बाद, और वो हर किसी के अलग अलग होंगे। बिलीफ सिस्टम आपका अलग है, मेरा अलग है। मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ और हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग हम सबकी सेम है। ओके, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम सबकी सेम है। तो वो मोबाइल फोन के अंदर बिलीफ सिस्टम हो गया वो एप्लीकेशन जो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर रहे हैं। ओके, वो एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड ही नहीं करी है, पहले से ही फोन के अंदर है ऑलरेडी, and it is required to run the phone. That is the programming. Okay. ठीक है। उसके ऊपर ही सब कुछ रन होगा। Okay. ठीक है। तो हमारे जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये सब प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। तो NLP के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं और बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनसे आप अपने ब्रेन को समझ सकते हो, अपनी पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो, अपने आप को बेटर कर सकते हो, राइट। तो आपका जो सवाल था व्हाट इज NLP, उसको मैंने एलैबोरेट किया। वेरी नाइसली यू हैव ब्रीफली told our audience कि what is NLP, and सुन के भी बहुत अच्छा लगा इतने डीप लेवल पे। तो मेरे को अब आगे ये जानना है कि ये जो NLP है इसको हम सबकॉन्शियस माइंड पे जाके रिप्रोग्राम करते हैं। हाँ। तो ये पैटर्न्स कैसे चेंज करता है? देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बनते कैसे हैं और पैटर्न्स बदलते कैसे हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा। कोई भी आदत आपकी रातों रात नहीं बनती, अक्सर हमने सुना होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक रात पहले सोए और जब सुबह उठे तो आपको स्विमिंग आ गई, ठीक है। या आप रात को जब सोए तो आपको खाना बनाना नहीं आता था, सुबह उठे तो आपको खाना बनाना आ गया, ठीक है। या रात को सोए तो साइकिल चलानी नहीं आती थी, सुबह उठे तो साइकिल चलानी आ गई। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न्स बनते हैं या बदलते हैं, वो इट इज़ अ स्लो एंड रिपीटेशन प्रोसेस, मतलब इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो NLP की मदद से अगर आप रेगुलरली उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने पैटर्न्स को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर ही जाकर वो होगा। क्योंकि अगर सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर जाकर होगा तो फिर से मतलब बार बार आपको उसको करने में एनर्जी लगेगी, और आप इतनी एनर्जी लगा नहीं सकते क्योंकि आपके पास आज की तारीख में 36 काम है। तो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर भी आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब प्रैक्टिस के अंदर है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में अगर नहीं है तो आपका ब्रेन उसको डिलीट कर देता है। उसका रीज़न क्यों डिलीट कर देता है? क्योंकि ब्रेन के पास में 3 चीज़ें लिमिटेड मात्रा में है। पहली चीज़, ब्रेन के पास में ऊर्जा बहुत लिमिटेड है। जब हम सुबह उठते हैं, एवरीबडी, कोई भी है यहाँ पर, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कोई भी है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो यूनिवर्स एक चीज़ सबको लिमिटेड देता है और वो है ऊर्जा, एनर्जी। तो आप जब सुबह उठते हैं ना, यू फील वेरी एनर्जेटिक। आज तो दुनिया फतेह कर लेंगे, आज तो ऐसा कर लेंगे, आज तो इतने पॉडकास्ट शूट कर लेंगे, आज तो ये अचीव करेंगे। एवरीबडी हैव सम फ्यू गोल्स, ठीक है। तो ऑफिस जाते हैं तो एनर्जेटिक जाते हैं, बट लेकिन जब शाम को आप ऑफिस से लौटते हैं, बैग उठाते हैं अपना, टिफिन उठाते हैं घर चलने के लिए, तो आपकी बैटरी डाउन होती है। जैसे सूरज ढल रहा होता है, हम भी ढलने लग जाते हैं। आप भी ढलने लग जाते हो, आपकी एनर्जी लो होती है, टायर्ड होते हो, बात करने का मन नहीं करता, जिस मन करता है बेड पे लेटो, ठीक है, या रिलैक्स करो, या चिल करो, या कहीं घूमने जाओ, ठीक है। तो ये
जो ट्रांसफॉर्मेशन है सुबह से लेकर शाम तक 8-10 घंटे बाद आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि आपको एक लिमिटेड एनर्जी मिली थी सुबह और शाम को वो एनर्जी खत्म हो गई। नाउ इट्स अप टू यू उस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है। हाँ, ठीक है, पूरे दिन में इट्स टोटली योर चॉइस। एंड वेयर यू इन्वेस्ट योर एनर्जी यू विल गेट दैट थिंग ओनली। जहां आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं यूनिवर्स उसके रिलेटेड चीजें आपकी जिंदगी में घटित करना शुरू करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंस्टाग्राम चलाते हैं, हाँ जी, आप इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च करना, हाँ, या कोई रील आ रही है, सपोज करो अभी एरोप्लेन का एक क्रैश हुआ था, आपने उससे रिलेटेड कोई न्यूज को सर्च कर लिया या आपने रील को देख लिया, या आपका हस्बैंड के साथ एक प्लान बन रहा है कि घूमने चलते हैं कहीं, एंड आपने सोचा चलो कुछ यार मैं डेस्टिनेशंस की रील्स देखती हूँ, और आपने देखना शुरू करी, आपने पहली पे क्लिक किया, इंटरेस्ट शो किया, अब रील कहेगा अच्छा इसको चाहिए डेस्टिनेशन वाली वीडियो, अब अगली स्क्रॉल करोगे वही आ जाएगी, तो सेम आने लग जाएगा, सेम आने लग जाएगी, ठीक है, सिमिलर आने लग जाएगी, और 2-3 दिन बाद आपके पूरे इंस्टाग्राम पे फीड्स पे भर जाता है, सिर्फ वही दिखने लगेंगी वीडियोस, और आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, तो हर जगह सभी लोग घूमने जा रहे हैं, मैं ही घूमने नहीं जा रही हूँ, मेरा पति कहीं नहीं लेके नहीं जा रहा, और सबके पति सबके बॉयफ्रेंड देखो कितना घुमा रहे हैं। अब आपके मन में क्या चालू हो जाएगा कि यार मेरी जिंदगी तो बेकार है, सब लोग कितनी बढ़िया बढ़िया रील बना रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन जा रहे हैं, और मेरा हस्बैंड तो कहीं लेके नहीं जाता, मेरा हस्बैंड तो कहीं घुमाता नहीं है, ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं, चलो डिवोर्स दे देती हूँ इसे। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने अपनी अटेंशन और आपने अपनी एनर्जी कहां पर लगाई, उस पर्टिकुलर रील में लगाई। इंस्टाग्राम की जैसे एल्गोरिथम काम करती है, आपकी जिंदगी की भी एल्गोरिथम सेम सिमिलर वैसी काम करती है। तो हुआ क्या, इंस्टाग्राम को समझ में आया कि इसको ये चीज चाहिए, उसने वही सिमिलर आपको ला कर दे दी। ठीक है, यूनिवर्स को भी ऐसे ही समझ में आता है कि आपको चाहिए क्या। आप जिस इंसिडेंस को, आप जिस इवेंट को, आप जिस मोमेंट को एनर्जी देते हैं, अटेंशन देते हैं, उससे सिमिलर चीजें आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाती हैं। आप रोड पर जा रहे थे, गाड़ी जरा सी टच हो गई, अब आप लग गए लड़ाई करने, आधा घंटा 1 घंटा आपने अपनी ईगो पे लिया कि मेरी गाड़ी छुई कैसे, आपने सुनाना शुरू करी, 1 घंटा 1.5 घंटे आपने खूब लड़ाई करी, और आप जीत गए जी, पैसे भी निकलवा लिए आपने उससे। लेकिन आप ये भूल गए कि वो 1500-2000 रुपए के चक्कर में आपने 1-1.5 घंटे की जो ऊर्जा खत्म करी वहां पर, और इवन जो आपने अटेंशन दी, उससे सिमिलर इंसिडेंट्स आपको और मिलना शुरू होंगे। समटाइम्स अननोइंगली, मतलब अनजाने में ही, बिना जाने ही, हम अपनी लाइफ में जब ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स को, पड़ोसी में लड़ाई हो रही है, ठीक है, मेरा पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, परसों तरसों की बात है, मेरी सोसाइटी के अंदर रात के 2:30-3 बजे वन हस्बैंड एंड वाइफ की फाइट बहुत एक्सेप्शनल लेवल पे आगे चली गई थी। दे आर फाइटिंग इन दी लाइक कॉमन एरिया, पब्लिक एरिया में जो होता है सोसाइटी का, उसमें दे आर फाइटिंग, एंड फ्यू लाइक पुलिस भी शायद आ गई थी, मैं तो उठा नहीं, बट बहुत तेज लड़ाई हो रही थी उनकी। ठीक है, तो बहुत सारे हमारी सोसाइटी के जो टावर्स होते हैं, लोग आके उनको देख रहे थे। तो फ्यू फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग डिस्कसिंग कि यार कल तो बढ़िया एंटरटेनमेंट हो गया, हाँ, मतलब कि वो जब ड्रामा हुआ रहा था, हाँ ड्रामा हुआ था तो बढ़िया यार, हम तो खूब लाइव देख रहे थे ऊपर से। हाँ, अननोइंगली उनको वहाँ पे एंटरटेनमेंट लग रहा है, उनको वहाँ पे मजा आ रहा है, उनको वहाँ पे अच्छा लग रहा है, बट अगर वो ऐसे इंसिडेंट्स को अपनी लाइफ के अंदर अटेंशन देंगे, हाँ, तो उनको पता नहीं है कि सिमिलर चीजें उनकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। सो इट इज लाइक वेयर आवर अटेंशन गो एनर्जी फ्लोज, राइट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, पैटर्न चेंज करने की बात कर रहे थे, तो हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है, या जो इस पे हमारी टॉपिक शुरू हुआ था, जिसको डीपर चलते चले गए हैं। तो एनर्जी लिमिटेड मात्रा के अंदर है पहली चीज, और हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड मात्रा में है। तो जब आप अपना समय किसी नेगेटिव इवेंट को दे रहे हैं, तो आप ये भूल जा रहे हैं कि वो समय आप किसी पॉजिटिव इवेंट का काट कर दे रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव इवेंट में भी तो आप समय दे सकते थे ना, कुछ प्रोडक्टिव टॉक में भी तो समय दे सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव टॉक को ज्यादा एंजॉय करते हैं रेदर पॉजिटिव टॉक को। आप देखिए, अगर मैं किसी बुक का टॉपिक लिखूं
ठीक है, हाउ टू गेट एंगर इन योर लाइफ। आप तो राइटर हैं, आई थिंक आप लिखेंगे ऐसी बुक पे किताब कि आज ही सीखें 7 तरीके नेगेटिव होने के। नहीं, ऑब्वियसली वी वांट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत है जिंदगी में। नहीं, स्प्रेड करना है, स्प्रेड कर पॉजिटिव करनी है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, पॉइंट है टीआरपी का। भाई एज अ राइटर व्हाट आई वांट, एज अ पॉडकास्टर, एज अ लाइक क्रिएटर व्हाट आई वांट, एवरीबडी वांट रीच, एवरीबडी वांट टीआरपी, एवरीबडी वांट व्यूअरशिप। हाँ जी, हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। आज कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जब मूवी बनाता है, ठीक है, स्टोरी इज वेरी गुड, स्टोरी इज वेरी गुड, फैंटास्टिक, ठीक है, बट क्या उसके दिमाग में एक चीज तो रहती होगी कि इस पे व्यूअरशिप कितनी आएगी, हाँ, लोग कितना इसको पसंद करेंगे, हाँ, वायरल जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। देखेंगे, क्योंकि सारी गणित सिर्फ इसी बात पे इसी पे टिकी ही है। है हाँ, कि व्यूअरशिप कितनी है। हाँ, लोगों को पसंद आएगी तो स्पॉन्सरशिप मिलेगी, हाँ, एड मिलेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, कमर्शियल जो उसका पैसा लग रहा है, हाँ, उसकी मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, वो वसूल होगा। तो एवरीथिंग इज ऑन व्यूअरशिप, और व्यूअरशिप कम फ्रॉम द अटेंशन। अटेंशन ग्रैब कर ली तो व्यूअरशिप ग्रैब कर ली, अटेंशन ग्रैब नहीं होगी तो व्यूअरशिप ग्रैब नहीं होगी। तो आप देखिएगा, आज नोटिस करिएगा, चाहे नेटफ्लिक्स उठाइए, चाहे अमेजॉन प्राइम उठाइए, चाहे हॉट स्टार उठाइए, जितनी भी वेब सीरीज आ रही है, मेजॉरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, बट 99% ऑफ द वेब सीरीज, 99% ऑफ द मूवीज के अंदर आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि वो नेगेटिव साइड मूवीज बन रही है, मतलब क्राइम के ऊपर, हाँ, क्राइम और ज्यादा क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस। हाँ, तो इसी पे हम कह सकते हैं, जिस तरह के हम आजकल देखते हैं कि स्क्विड गेम्स हो, रॉबरी हो, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो लोगों को एंटरटेन करे, एक्साइट करे, और नेक्स्ट लेवल जो मैं समझती हूँ कि लोग बोलते हैं अच्छा ऐसे भी हो सकता है ना। और दूसरा, जैसे कि आपने बोला क्राइम सीरीज़ का, है ना, तो जैसे कि अगर हम आज के डेट पे देखते हैं कि जो क्राइम्स हो रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। मतलब कि खुद को भी ऐसे मानना कि कोई ऐसे कर सकता है, चाहे वो मैरिजेस में हो, ठीक है, या फादर एंड डॉटर के बीच में हो। तो क्या ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है हमारी डे टू डेली लाइफ पे, जो हम लोग क्योंकि बहुत अजीब है ये देखना कि एक नॉर्मल इंसान इस लेवल पे जाके क्राइम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सिनेमा है, जो हम बिकॉज 100% सिर्फ खाना ही नहीं हम लेते हैं, वी हैव अ हंगर ऑफ मैनी थिंग्स। तो जो भी हम लोग each देख रहे हैं and everything जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है, हाँ, राइट, वो ही आपके रियल लाइफ के अंदर बाहर आएगी। हाँ, ठीक है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड क्या कर रहे हैं? यू आर फीडिंग द एग्रेसिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, yes, तो जब आप स्क्विड गेम देख रहे हैं, जब आप मर्डर देख रहे हैं, जब आप क्राइम देख रहे हैं, जब आप हाँ, थ्रिल देख रहे हैं, हाँ, जब आप क्रिमिनल जस्टिस जैसे हर चीज में तो क्राइम ही है, तो हाँ, एक बच्चा जब ऐसी चीजों को देखकर बड़ा हो रहा है तो उसका नेचर एग्रेसिव होगा। ठीक है, पेशेंस कम होगा, क्राइम उसके लिए एक नॉर्मल चीज होगी, ब्लड तो उसने यूं ही देख रखा है, कोई हाँ, चीज ही नहीं है उसके लिए। प्लस साथ में आप न्यूज़पेपर भी उठा के देख लीजिए ना, आज आप मीडिया उठा के देख लीजिए, हाँ, मतलब it is- मीडिया के अंदर भी सिर्फ सुबह से लेकर रात तक देयर इज ओनली क्राइम। हाँ, ठीक है, कोई पॉजिटिव बात करने वाले नहीं है, आई थिंक पॉजिटिव के पे टीआरपी भी नहीं आएगी, ये उनकी सब भी भी नहीं गलती नहीं आएगा। है। तो सिर्फ कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो ही लोगों का अटेंशन जाएगा। तो वी आर मोर टूवर्ड्स नेगेटिव देन द पॉजिटिव, राइट? या तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज अ व्यूअरशिप इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू वॉच द नेगेटिव और द क्रिमिनल काइंड ऑफ क्राइम काइंड ऑफ जो सीरीज बन रही है, उनको ना देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस पर अटेंशन नहीं देंगे, हम उस पर व्यूअरशिप नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी और हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लाइक जो एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट कहीं ना कहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे लगता है।
हाँ, बट मुझे ये लगता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट लेवल पे हर इंसान को एंटरटेन होना है, चाहे वो रात को बाहर जाना हो, कुछ ड्रिंक्स पीना हो दोस्तों के साथ, या बैठ के टीवी पे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ क्रिमिनल जस्टिस जैसा शो देखना हो। अब लोगों को, जैसे आपने बोला, हमको दिन में एक मेंटल एनर्जी मिलती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब शाम को हम प्लान करते हैं, ऐसा नहीं है कि एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है, सोने से पहले तक के हमारे बीच में वो समय होता है कि अब हम उसको प्लान करना चाहते हैं जिसमें हम अपने दिन के गोल नहीं, बट अपने जो पर्सनल गोल है उसको अचीव करें, कि हम रिलैक्स करें। तो अब उसमें हम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, या तो आप बाहर जाएंगे या आप कोई मूवी देखने जाएंगे, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर चीज़ में ही नेगेटिविटी है, तो इंसान कैसे अपने आप को डिटैच करेगा ऐसी चीज़ों में एस्केप करने से? बिकॉज एक बहुत संत वाली लाइफ जीनी पड़ेगी अगर इंसान ये सब नहीं करता, अगर वो बाहर नहीं जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संत वाली लाइफ, इवन तो संत आजकल ज़्यादा अच्छी मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, उनके पास तो हर एक फैसिलिटी है, महंगे चश्मे हैं, महंगी गाड़ियां हैं, राइट, महंगे हर एक चीज़ वो कर रहे हैं। तो संत वाली लाइफ को ना थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, या एंटरटेनमेंट क्या है थोड़ा सा उसको एलेबोरेट बिकॉज करते हैं। हर इंसान को, हर एक की पर्सनैलिटी में वी ऑल वांट टू गेट एंटरटेन। तो जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए क्यों? एस्केप करने के लिए ना, जो मुझे लगता है एस्केपिज्म, बिकॉज हमने जो दिन में किया है, अब उसके बाद रात को वी वांट टू फील गुड। अब चाहे वो दोस्तों के साथ बैठ के 2 ड्रिंक करना है, या मूवी देखना है, या फ़ोन पे गॉसिप करना है, या कोई भी अकेले ही बिंज वॉच करना Let's take an example. मुझे लगता है ये एस्केपिज्म का पार्ट है कि वी डोंट वांट टू बी विद आवरसेल्फ, वी वांट टू डाइवर्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी। ये इसमें ना बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, तो एक एक करके पकड़ते हैं। पहली बात, जब हम बात कर रहे हैं कि एस्केप करना है, या हमें ड्रिंक करना है, या हमें लाइक कुछ भी करना है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमें ड्रिंक क्यों करना है, ठीक है, या हमें एस्केप क्यों करना है, या हमें एंटरटेनमेंट क्यों करना है, या हमें मूवी क्यों देखनी है। वी एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रिएचर, ठीक है, वी लाइक टू लिव विद द कम्युनिटी, हमें कम्युनिटी के साथ रहना पसंद होता है, ठीक है, और हम हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम एक सोशल क्रिएचर है, हमें झुंड में क्यों रहना है? आप देखिए, हम अपना घर वहीं बनाएंगे जहाँ 4 रिश्तेदार होंगे, ऐसी जगह जाके नहीं बनाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं जानता, और ऐसे शहर में हम बहुत अनसेफ फील करते हैं जहाँ हमें कोई जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान अगर आज जिंदा रह पाया है तो इंसान के पास क्या था? आप अगर पुराने, मैं हजारों साल पुराने की बात कर रहा हूँ, हमारा यूनिवर्स 1400 करोड़ ईयर ओल्ड है। ये जो यूनिवर्स है 1400 करोड़ साल पुराना है। जिस धरती पे हम हैं वो 450 करोड़ साल पुरानी, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। हमारी ह्यूमन स्पीशीज 350 करोड़ ईयर ओल्ड है। 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड हमारा ह्यूमन स्पीशीज है। तो 350 करोड़ साल की जर्नी है। आज ये जो माइक है, लाइट है, इंटरनेट है, ये 350 करोड़ साल पहले थोड़ी ना था। आज हम हर दिन इवॉल्व हो रहे हैं, आज हर दिन हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम आप देखिए डायनासोर्स भी थे, अदर स्पीशीज भी थी। आज डायनासोर्स का कोई नाम नहीं है, लेकिन इंसान आज भी धरती पर है। तो इंसान कैसे सरवाइव कर पाया, अपने आप को जिंदा रख पाया? टाइगर के सामने तो इंसान कुछ भी नहीं है। भाई टाइगर भाग सकता है, ताकत है उसके पास, एलिफेंट के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। तो इंसान के पास सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था उसका दिमाग, और तो कुछ नहीं है। अगर ये दिमाग हटा दे इंसान से तो टिक पाएगा जंगल में? अगर एक जंगल में छोड़ दिया जाए, ठीक है, गाड़ी तक खराब हो जाती है ना सुनसान जगह, तो बैंड बज जाती है इंसान की, ठीक है। तो आज अगर हम जिंदा है तो किसके कारण है? फॉर आवर इंटेलिजेंस। तो हमें क्या है, हमें झुंड में रहना पसंद है, कम्युनिटी में रहना पसंद, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। वी फील सेफ कि हाँ मेरे साथ कोई है, वी फील सेफ। और ये सेफ क्यों ब्रेन फील करता है? क्योंकि उसका काम है आपको जिंदा रखने का। एक ही काम है इसका, आपको जिंदा रखना है। आपको से मतलब है आपके जीन्स को, आपके उसको जिंदा रखना है, ताकि इंसान की स्पीशीज आगे बढ़ती रहे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें मनोरंजन चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हमें ये क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, आप किसी चीज से बोर अगर हो गए हैं, ठीक है, आपका ब्रेन को करने में उसको मजा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चाहिए? कुछ और करने का मन करता है कि कुछ और नया ट्राई करते हैं। और मतलब दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं कि आपका ब्रेन हर चीज से बोर हो जाएगा, हर चीज मतलब हर चीज से बोर हो जाएगा जो आपको अभी शायद हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
आपको आइसक्रीम पसंद है, हाँ जी। ठीक है, किसी को भी पसंद ही होगी, लेकिन अगर मैं उसको लगातार हर दिन आइसक्रीम ही खिलाऊं, हाँ। आज आइसक्रीम कल आइसक्रीम सेम फ्लेवर, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, कितने दिन में बोर हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। 4-5 दिन थे, 6-7 दिन, हाँ। ठीक है, आप बोर हो जाओगे। क्यों बोर हो जाओगे? रिपीटिंग सेम थिंग। अब आपको फन नहीं आ रहा, जो टेस्ट आपको पहले अच्छा लग रहा था अब आपको वो टॉर्चर लग रहा है। टॉर्चर लग रहा है। ऐसा क्यों है कि आपके ब्रेन को टॉर्चर लगने लगता है हर वो चीज़ जो आप ज़्यादा समय तक करने लगे? पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मनुष्य और ये ऐसा बहुत प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मनुष्य ऐसा प्राणी जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विद वन नहीं, ऐसा थिंग। नहीं है। आपके ब्रेन का एक हाँ। फिनोमिना है, हाँ। एंड दैट फिनोमिना इज द फिनोमिना ऑफ एडाप्टेशन। ओके। हमारा ब्रेन हर चीज को एडॉप्ट करने के लिए डिजाइन है, ओके। ठीक है। आज से 100 साल पहले जो लोग जिंदगी जीते थे और आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। आज लेट नाइट लाइफ है, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी है, ठीक है, लाइट है, 24 घंटे लाइट होती है, ठीक है। लेकिन 100 साल पहले तो नहीं था। 8 बजे दिन छिप जाता था, खाना खाते थे, सो जाते थे। लेकिन पहले क्या कहते थे? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हाँ जी। आज तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। हाँ। जो सोई 12 बजे रहा है वो उठेगा ही क्या 4 बजे? पहले क्यों अर्ली टू बेड था? क्योंकि लाइट ही नहीं थी भाई, क्या करोगे? हाँ। 8 बजे के बाद करोगे क्या जब लाइट ही नहीं है घर में? तो अंधेरा है तो सारे काम दिन में कर लिए जाते थे। सुबह जल्दी दिन निकल जाता था तो उसकी रोशनी को यूटिलाइज किया जाता था। उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके, लेकिन आज ब्रेन ने अपने आप को चेंज किया। अगर वो एडॉप्टेशन का फिनोमिना नहीं होता तो आज भी आप वहीं अटके होते। लेकिन हमने बदला अपने आप को, चीजों को बदला, लाइफस्टाइल को बदला, हर चीज को बदला जो टाइम के साथ बदलती है। तो हमारा ब्रेन हर चीज को अडॉप्ट करता है। उदाहरण के तौर पर आपने कभी ऐसा सुना होगा, आप कभी मेडिसिन खाते हैं? कभी तो खाई होगी, बीमार हुए होंगे, हर कोई खाता है, ठीक है। तो आप कभी ट्राई करना, पहले जब आपको बुखार होता था या फीवर होता था या सर दर्द होता था और आप कोई मेडिसिन लेते थे, तो पहले जो डोज की क्वांटिटी थी और अब जो डोज की क्वांटिटी है उसके अंदर हमेशा इंक्रीमेंट होगा। या जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहली बार किसी को लाइक यंग था, पहली बार बोला दोस्त ने चल यार ड्रिंक करते हैं। उसने एक बियर ली, उसको यार तो जरा सी बियर में उसको नशा हो गया, यार ये तो बढ़िया चीज है। अब अगली बार उसने फिर बियर ली, फिर उसको नशा हुआ। अब कुछ दिनों बाद एक बियर पीने पे उसको कुछ नहीं हो रहा, यार कुछ फील ही नहीं हो रहा, 2 ले लेता हूँ। उसने 2 ली। अब कुछ साल बाद 2 में भी कुछ नहीं हो रहा, तो कहता 3 ले लेता हूँ। अब फिर बियर में कुछ नहीं होगा, फिर क्या चले यार अल्कोहल लेता हूँ। फिर अल्कोहल 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 10 गिलास, उसकी लिमिट बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अक्सर लड़के लोग यूज करते हैं भी तेरी लिमिट तो बहुत कम है। ये लिमिट जो वर्ड आता है ये एडाप्टेशन से ही आता है। तो हमारा ब्रेन हर चीज को एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी को रखता है, एंड इट अप्लाइज इन एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, इवन इन अ रिलेशन। ओके। सो जब पहला प्यार होता है, नया प्यार होता है, तो जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ, मतलब साथ में ही रहने का मन करता है। लेकिन आफ्टर दी 4 years 5 years डाउन द लाइन लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो पहले जैसी जो बातें करते थे अब नहीं। पहले चांद तारे तोड़ के लाने वाली बातें करते थे, पहले मेरे को विश करते थे, मुझको नोटिस करते थे मैंने क्या पहना है, ये किया है, वो क्या है। अब तुम कुछ भी नहीं करते। पहले तुम टाइम देते थे, ये करते थे। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपका ब्रेन उस पर्सन को अडॉप्ट कर चुका है। ओके। ठीक है। अब अडॉप्ट, ध्यान से समझना, जब आप एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो, जब आप न्यूनेस की बात कर रहे हो, नएपन की बात कर रहे हो, वो नयापन आपको मूवीज में तो चाहिए ही चाहिए फिर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जब नए मूवी में अपना मनोरंजन ढूंढ रहे हो तो वो मनोरंजन आपको खाने में भी चाहिए, वो मनोरंजन आपको कपड़े में भी चाहिए, वो मनोरंजन अपनी प्रोफेशन में भी चाहिए। फिर आप अपने काम से भी बोर हो जाओगे। क्या होगा, यार मजा नहीं आ रहा है इस काम में, बहुत हो गया, चल छोड़, अब कुछ और करते हैं। फिर आप कुछ और काम शुरू कर दोगे। 4 साल बाद उस काम से भी बोर हो जाओगे। फिर कहोगे यार ये भी मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। फिर आप कुछ नया काम करोगे। फिर जब ये काम से बोर हो जाओगे, फिर क्या हो गया, यार मैं पत्नी से भी मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को ना अपने
कार से भी मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को उससे भी मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ब्रेन का ये नेचर है। हम्म, तो जब आप मनोरंजन की बात करते हो, जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हो, हम्म, तो ये एंटरटेनमेंट का सोर्स आपने बाहर रखा हुआ है, हम्म, इसलिए आपको वो चाहिए। हम्म, जिस दिन आपके एंटरटेनमेंट का सोर्स हम्म, आप खुद स्वयं आपके अंदर होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसको हम यूनिटी कॉन्शियसनेस और वननेस बोलते हैं। ओके, ठीक है? जब ये मैं हम्म, मीन्स हिमांशु, मैं मीन्स आई, मैं मीन्स दिस ह्यूमन विल डिसॉल्व देयर ऑल आइडेंटिटी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। हाँ जी, ठीक है? स्वामी विवेकानंद का जब मैं नाम लेता हूँ, आपको क्या याद आता है? जब मैं अब्दुल कलाम जी का नाम लेता हूँ, हम्म, या मैं भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेता हूँ, या ऐसे भी किसी महान शख्स का मैं नाम लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए, हम्म, तो क्या आइडेंटिटी they were याद आती है? evolved beings, great leaders, great महात्मा personalities. गांधी। हाँ, ठीक है? तो इन्होंने ना अपने आप को डिसॉल्व कर दिया हम्म, और अपनी यूनिटी पर्पस, यूनिटी कॉन्शियसनेस से जुड़ गए। हाँ, उनका जो डिवाइन पर्पस है, हाँ, तो जब आप वहां पर कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको ये जो मनोरंजन वाली चीज है, ये समझ में नहीं आती। और इंसान एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करें, क्या वो ये समझ सकता है कि हमको एक डिवाइन पर्पस के लिए जीना है, डिस्पाइट ऑफ दिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के, है ना? फिर उसको एक डिवाइन इज इट इजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इज इट 100 पॉसिबल? बिना उसके अगर आप जिएंगे ना, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, हम्म, फ्रस्ट्रेशन, आपको ये लाइफ ब्यूटीफुल नहीं लगेगी फिर। ठीक है? आप जी भी रहे होंगे, हो सकता है आपको मनोरंजन आ रहा हो पिज्ज़ा खाने में, आपको मनोरंजन आ रहा हो मैगी खाने में, आपको मनोरंजन आ रहा हो ट्रैवल करने में, हो सकता है। लेकिन आप ना कितना भी घूम लीजिए, कितना भी मूवीज देख लीजिए, कितना भी खा लीजिए, आप तब भी अकेले ही महसूस करेंगे। उस मोमेंट में तो आपको अच्छा लग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट खत्म होगा ना, आपके अंदर एक बेचैनी सी होने लगे, बोर्डम सा फील होने लगा, यार कुछ कुछ ना, मतलब अजीब सा हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा बढ़िया जीवन में। टेम्पररी हैप्पीनेस होगी एक्चुअली में। तो ये जो जैसे कि आप बता रहे हैं इसके बारे में कि एक डिवाइन पर्पस, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना? एक इंसान के लिए कि जो एक 30-40 साल की उम्र तक एक प्रोग्रामिंग में जिया, एक तरीके से जिया, उसको यही पता है कि सुबह से शाम तक घर के लिए रोटी कमानी है, शाम को थोड़ा अपने आप को एंटरटेन करना है और सो जाना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट कैसा भी हो। अब उसको ये सब पता चलता है ना? जैसे आप बता रहे हो, टू लिव अ बेटर लाइफ, ये एंग्जाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, क्योंकि जब भी हमारे पास एंटरटेनमेंट नहीं होगा हम ये सब फील करेंगे ऑब्वियसली। तो हाउ कैन अ नॉर्मल पर्सन मूव देमसेल्फ टूवर्ड्स दिस डिवाइन पर्पस? और क्या है ये डिवाइन पर्पस? हाउ टू फाइंड द एंटरटेनमेंट इनसाइड, नॉट आउटसाइड? वो जो सोर्स हमने बाहर रखा है उसको हम अपने अंदर कैसे ढूंढें? इज इट इजी? ऑल्दो इट इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, और हाँ, शायद समझ में भी नहीं आए। हाँ, हमारी अवेयरनेस की कुछ स्टेजेस होती हैं। हाँ, ठीक है? और ये एक बड़ा टॉपिक है। मैं हाँ, लिंक नीचे दे दूंगा एनएलपी का, लोग उसको जाकर, मतलब हाँ, 70 आवर्स का सिर्फ कंटेंट इसी के ऊपर है, हाँ, जो कि मैंने 2-3 साल में रिकॉर्ड किया है। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रीफ वे में समझाता हूँ हाँ, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को थोड़ा वो सा करना है, कि क्योंकि मुझे लगता है डिवाइन पर्पस हम लोग बोल तो देते हैं बट उसको समझना बहुत जरूरी है। हम इसको ऐसे समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से। हम्म, अगर आप अपने डिवाइन पर्पस से कनेक्ट नहीं है, हम्म, तो एक्चुअली में आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को एंगेज कर लेंगे। ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप किसी फंक्शन में जा रहे थे, आपने तैयार हुए, ठीक है, और आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। आपने इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट लगाया, और किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। आप बोलेंगे यार इसका मतलब मैं बुरी लग रहा हूँ। ठीक है? आपने मेहनत करी, आपने पढ़ाई करी, आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब अप्रिशिएशन नहीं मिला, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, वैलिडेशन नहीं मिला, तो कई बार होता है आपको बुरा लगता है कि यार मेरी तारीफ तो कर देते ना, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, खा के चले गए सब। ठीक है? या किसी की कोई बात कही हुई बुरी लग गई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई
इंसिडेंस हुआ, वहाँ पर आप एंगेज हो गए, अटक गए। और अक्सर होता है नॉर्मल लाइफ के अंदर, आप देखोगे ना तो लोग बहुत छोटी काम वाले से लड़ रहे हैं। मतलब एक ओनर अपनी जो मेड है, सर्वेंट है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उसके साथ बात चल रही है, उसने कुछ कह दिया होगा, उसकी बात चल रही है। लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, हाँ, अटक जाते हैं। तो जब जब आप अपने डिवाइन पर्पस से कनेक्ट नहीं होंगे, आप बहुत इजीली अपने जीवन में डाइवर्ट हो जाएंगे। डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या जीवन में। तो जब मैं बात कर रहा हूँ डिवाइन पर्पस से कनेक्ट होना, तो आपका डिवाइन पर्पस होना चाहिए टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द कॉस्मिक आइडेंटिटी, नॉट विद द सोशल आइडेंटिटी। अपने आप को सिर्फ इस चार दीवारी से मत देखिए। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फ्लाइट में आप जरूर बैठे होंगे, हाँ जी, और जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और जब प्लेन टेक ऑफ होता है, ऊपर जाता है, घर छोटे होते चले जाते हाँ, हैं, रोड छोटी होती चली जाती हाँ, हैं, लोग दिखना बंद हो जाते हैं। और जब आप ऊपर जाते हैं और ऊपर से रोड्स को देखते हैं और हाँ। बड़ा व्यू देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है? हाँ, सब कुछ एक डिफरेंट आपके मन में परसेप्शन चेंज हो जाता है। सब हाँ, ऐसा लगता है एक सीनरी की तरह है ये, मतलब कि जब क्या हाँ, क्या चलता है मन में? क्या चलता है? मतलब ये कोई काम पे जा रहा होगा, छोटी सी कार दिखती है, ये किसका घर होगा, इस घर में क्या चल रहा होगा, इस घर में क्या कलेश चल रहा होगा, इस घर में क्या लड़ाई चल रही होगी। इतने सारे घर दिखते हैं आपको, तो पूरा शहर दिखता है आपको। मानो दिल्ली के ऊपर से फ्लाइट जब लैंड होने वाली है तो पूरा शहर दिख रहा होता है, हजारों करोड़ों लोग एक व्यू में दिख रहे होते हैं आपको। तो आपको क्या दिख रहा होता है? कोई शायद इस रोड पे लड़ रहा होगा, किसी की गाड़ी टक्कर हो गई होगी, कोई शायद लेट हो रहा होगा, किसी का बॉस किसी को डांट रहा होगा इस ऑफिस में। ये सब तो नहीं दिखता है बस। कभी सोचने की कोशिश करी आपने? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं आप सोचा। अगर सोचो हाँ, कि कितनी भसड़ चल रही होगी कितने हाँ, सारे लोगों के जीवन में, हाँ, और जब आप ऊपर हो, हाँ, ऊपर से आप देखते हो, तो आपको ये नहीं दिखता कि नहीं, यार ये तो कुछ भी नहीं है। हम हाँ, तो अगर ऊपर जाकर देखें, इसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आइडेंटिटी। कॉस्मिक आइडेंटिटी समझिए, इस यूनिवर्स में हर एक चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, हाँ इवन दिस जी, अर्थ, ठीक है, ये हमारी धरती कैसे बनी? 450 करोड़ साल पहले बनी। कैसे बनी? पोलर स्टार से बनी। पोलर स्टार की ग्रेविटी से सूरज बना, सूरज से चंद्रमा बना। चंद्रमा, 2 चंद्रमा थे, अभी एक है। वो चंद्रमा जिसका नाम था थेमिस, वो आके पृथ्वी से, अर्थ से टकराया, और जब वो अर्थ से टकराया तो अर्थ को घुमाना शुरू करा उसने। हाँ, तो अर्थ घूमना शुरू करी। अगर ये धरती घूमती नहीं तो आप और हम नहीं होते। ये धरती घूमी, रोटेट हुई, जिस रोटेशन से ग्रेविटी बनी। जब धरती घूमती है तो ग्रेविटी बनती है, ग्रेविटी से हम और आप यहाँ पर हैं। और हर एक चीज, मतलब इस ब्रह्मांड का क्रिएशन का कारण ग्रेविटी है, ठीक है। थोड़ा साइंटिफिक है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो और हमारी प्लेनेट अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हो गया, आप देखेंगे तो हमारा प्लेनेट अर्थ ऐसे नहीं है, ऐसे है 20 डिग्री। इससे क्या होता है, वेदर जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सीधा होता तो नीचे और ऊपर वेदर नहीं आता, ठीक है। तो हर एक चीज बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटेड है। और ये जो सूरज हमारा क्रिएट है, इसकी एक डेडलाइन है। हमारे सोलर सिस्टम की एक डेडलाइन है, डेट इज दी 500 करोड़ साल बाद ये सूरज खत्म हो जाएगा। सूरज खत्म तो सोलर सिस्टम खत्म, सोलर सिस्टम खत्म तो हमारा प्लेनेट अर्थ भी खत्म। तो 500 करोड़ साल के बाद इस धरती पे कुछ नहीं रहेगा, ना आप, ना मैं, और ना ये धरती। आप बताइए कैसा लग रहा है सुन के? ना ये बिल्डिंग रहेगी, ना ये माइक रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो जब कहते ना तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तो उसको बताना तू सिर्फ इस 350 करोड़ साल में, जो अभी हमारी ह्यूमन की जो लाइफ है, एक 70 साल की घटित होने वाली घटना है, और कुछ भी नहीं है। तो चलो कभी आप महसूस करना, इस मैं वर्ड को खत्म करते हैं। आंख में कभी बाल गिरा है आपके? हाँ, मतलब कुछ आ जाए आंख में आ जाए तो कैसा होता है? चुभता है। खुद निकाल पाते हैं? नहीं। या आप अरे देखना मेरे आंख में कुछ हाँ। गिर गया। तो इस मैं की औकात कितनी है, ये आंख में गिरा हुआ बाल उसको बता देता है।
कि तेरी औकात सिर्फ इतनी चाहिए कि तू अपने आँख का बाल भी खुद नहीं निकाल सकता। तो ये जो मैं है, आई है, अहंकार है, ईगो है, इसको डिसॉल्व जब तक नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा उठा के चीज़ों हाँ। से, कि जो चीज़ें 5 साल 10 साल या एक ऐसा टाइम जब धरती ही नहीं रहेगी, मैटर ही नहीं करेगी, तो किस चीज़ पे आप उस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बेटर टू फोकस ऑन समथिंग समथिंग बिग, समथिंग बिग। something which have a divine purpose for the human, for the society, for this planet. आप लगा हुए हो किसी व्यक्ति से छोटी सी बात पर, तुच्छ सी बात पर लड़ने के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे आपका क्रिएशन हुआ है क्या? मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ। तो डिवाइन पर्पस से कनेक्ट करिए। तो जब हम देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट जब कहते हैं, नासा को देखते हैं ये मार्स पे जा रहे हैं, भाई पहले इस मोहल्ले की रोड तो ठीक कर दे, मार्स पे जाने की तुम बात कर रहे हो। भाई साहब, अगर वो दिमाग नहीं लगाएंगे ना कि इंटर प्लैनेट कैसे ट्रैवल करना है, फिर इंटर प्लैनेट के बाद इंटर सोलर सिस्टम कैसे ट्रैवल करना है, तो खत्म है इंसान यहाँ पे। तो वो तो ढूंढना पड़ेगा ना उनको तरीका, राइट? तो डिवाइन पर्पस से कनेक्ट हुआ जा सकता है जब आप मैं को डिसॉल्व कर दें। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा। मैं बोलूं यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, कैसा लगेगा? थोड़ा बुरा। जिस दिन ब्यूटीफुल बोलने पे अच्छा ना लगे और अगली बोलने पे यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल बोलने पे भी बुरा ना लगे, उस दिन मैं डिसॉल्व है। समझे? हाँ। इस लाइन को समझे? हाँ, समझ गए। किसी ने मुझे बोला हिमांशु यू आर लुकिंग यार ब्यूटीफुल, किसी ने बोला हिमांशु यार अच्छा नहीं लग रहा, आप पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, आप बोलते थैंक यू। मतलब ना अच्छा कहने पे खुशी हो रही है और ना किसी के बुरे कहने पे दुख हो रहा है। उस दिन आपने अपने मैं को डिसॉल्व कर दिया, आप उससे ऊपर उठ गए कि किसी के कहने से आपको खुशी मिल रही है या किसी के वैलिडेशन से आपको खुशी मिल रही है। मुझे उसके वैलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसकी राय से कोई लेना देना नहीं है, वो राय। तो एनएलपी कैसे हेल्प करती है हमारा डिवाइन पर्पस को हमें सीख करने के लिए? कौन से टूल्स होते हैं, क्या आप समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, देयर आर स्विच टेक्निक, रिवाइंड टेक्निक, पैटर्न ब्रेक टेक्निक, टीवी टेक्निक्स, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, मोर देन 35 टेक्निक्स आर देयर इन द एनएलपी, राइट? वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, इट इज अ टेक्निक बेस। तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा फिर मेडिटेशंस भी हैं, मेरे कई सारे मेडिटेशन प्रोग्राम भी हैं, लाइक मॉन्क बेस मेडिटेशन प्रोग्राम है, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी कनेक्शन मिलता है अपने आप को अपने साथ समय बिताने का और उसको अंडरस्टैंड करने का। तो एनएलपी और हेल्प करती है आपके ब्रेन की मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। ओके, राइट? तो जब ये मेंटल, जैसे जिम जाकर तो क्या बनाते हैं, बॉडी की मसल्स बनाते हैं, लेकिन ब्रेन की मसल्स भी होती हैं और वो अगर वीक होंगी तो आप डिवाइन पर्पस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो एनएलपी तो मदद करती है, 100% मदद करती है। और कितना, जैसे कि कोई एनएलपी के थ्रू अपने आप को चेंज करना चाहे, इवॉल्व करना चाहे, हाउ मच अ नॉर्मल पर्सन नीड्स टू स्पेंड अ टाइम इन अ डे टू यू नो? इट टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। मेरी एक फ्रेंड है, जैसे क्लासेस कितनी देर की होती है, लेट्स जस्ट से दैट एवरी लेक्चर इज 2 to 2.5 hours, 2.5 घंटे का क्लास रहता है, एक लेक्चर है। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मैंने बना रखा है और उसमें लगभग 35 के करीब क्लास हैं। ठीक है, अभी मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब फ्रेंड हैं, उनके एक बचपन का दोस्त, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड था उनका, सडन उसकी ना मतलब डेथ हो गई। कुछ ब्रेन में उनको प्रॉब्लम हुई, सडन डेथ हो गई और बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड का क्लोज फ्रेंड। तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, मतलब बहुत डिस्टर्ब था। हफ्ते भर से ऑफिस नहीं जा रहा था, हफ्ते भर से काम पे नहीं जा रहा था, घर में ही था, मतलब बड़ा सहमा सा बात नहीं कर रहा। तो उनकी हिज वाइफ कॉल्ड मी और उन्होंने बोला यार ये ऐसे ऐसे है, आप एनएलपी सिखाते हो, इनके ऊपर लगाओ कुछ। तो मैंने बोला इनके ऊपर नहीं लग सकती, बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। तो फ्रेंड के ऊपर ना कई बात काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनके साथ आप वैसे नहीं होते हो, रैपो नहीं बिल्ड होती है। तो मैंने बोला मैं काम करता हूँ, मेरी ऐप है,
और उनको बोले डाउनलोड कर लो, मैं उनको एक्सेस दे देता हूँ मेरे कोर्स का, वो जब मन चाहे उनको अच्छा लगे तो वो देख सकते हैं मेरा लेक्चर। तो उन्होंने डाउनलोड करी और उन्होंने पहला लेक्चर जो था मेरा 2.5-3 घंटे का वो देखा, और 2.5-3 घंटे का 1 बजे शायद उन्होंने रात को शुरू किया था, 3:30-4 बजे तक सुबह उन्होंने देखा, और अगले दिन ही इज लाइक एब्सोल्युटली फाइन। बोले यार ये तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया और ऐसा वैसा, आई एम नॉट फीलिंग ओके, और वो अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो डिपेंड करता है टोटली पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग एक ही लेक्चर में ठीक हो गए और कुछ लोग को पूरा प्रोग्राम लगा ठीक होने में। तो ये टोटली डिपेंड करता है एक पर्सन के ऊपर कि वो कितनी जल्दी अपने आप को रिवैम्प कर पाता है। तो मैं खुद हैरान था, मैंने कहा एक लेक्चर एक क्लास के अंदर ये एकदम ठीक हो गए। तो जो आपका सवाल था कितना टाइम लगेगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके तो जब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअलिटी की, इनका कनेक्शन क्या है? वैसे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आप जा रहे हैं, खोज कर रहे हैं किसी चीज़ की, ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ को, खोज रहे हैं किसी चीज़ को। सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का एक माइंड है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस माइंड का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रिलीजन का और सबकॉन्शियस माइंड का लेना देना है, क्योंकि रिलीजन एक बिलीफ है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बिलीफ पड़ा है, तो लेना देना है। ओके तो चलो आज हम बात करते हैं लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है बहुत टॉक्सिक हो गया है। हम देखते हैं बहुत टॉक्सिसिटी है लोगों के रिलेशनशिप्स में, जो हम न्यूज़ में और जिस तरह के आजकल इवेंट्स हो रहे हैं। तो जब बात रिलेशनशिप के बारे में आती है तो लोग ज़्यादा उसमें नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं? लाइक छोटी छोटी बात पे झगड़ा, जैसे हम देखते हैं कि अभी शादी हुई और 4 मिनट में डाइवोर्स ले लिया, है ना। छोटी सी बात पे दूल्हे को खाना नहीं पसंद आया तो बारात ने पीट दिया या कुछ, हाँ समथिंग कुछ भी। आजकल न्यूज़ जब हम उठा के देखते हैं तो बहुत छोटी सी बात पे दुल्हन को ये पसंद नहीं आया तो 4 मिनट में किया डाइवोर्स, दुनिया की सबसे छोटी शादी, दुनिया का सबसे जल्दी डाइवोर्स। तो ये जो एक तो हेडलाइंस ऐसी रहती है, एक तो लोगों को ज़्यादा आई थिंक इंकरेजमेंट में मिलती है कि जो चीज़ को बनाने में इतना टाइम लगता है उसको 1 सेकंड में लोग ऐसे छोड़ देते। तो द रेट ऑफ डाइवोर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं रह रहा है, इट हैज़ बिकम अ जोक। अगर आप देखें तो वाई एक नॉर्मल ह्यूमन का माइंड ऐसे होते जा रहा है दैट यू नो वी आर नॉट एबल टू बी इन अ रिलेशनशिप। और जैसे हम देखते पहले शादियाँ चल रही है इतने टाइम तक, और अब हम देख रहे हैं कि यार मंडप पे ही हो जा रहा है। बहुत अच्छा, टॉलरेंस लेवल क्यों कम हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारिका जी, और आज की तारीख में समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, कि एक अच्छे हेल्दी रिलेशन को कैसे चलाया जाए। दिक्कत पता है क्या है सारिका जी? दिक्कत ये है, रिलेशनशिप की एक्चुअल दिक्कत क्या है? हालांकि आई एम नॉट अ लव गुरु, ठीक है, लेकिन हर रिलेशन की सिर्फ एक ही दिक्कत है जिसके कारण लड़ाई है। क्या? सारी रिलेशन की लड़ाई की जड़ सिर्फ एक ही है। क्या? और वो जड़ है मैं सही तू गलत, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। हस्बैंड कह रहा है तुम गलत हो, तुम नहीं समझती मुझे, और वाइफ कह रही है तुम नहीं समझते मुझे। और जहाँ विचार नहीं मिलते फिर वहाँ रिश्ता कैसे चलेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विचार राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये फीलिंग कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो। तो वाइफ ये प्रूव करने में लगी है कि तुम गलत हो मैं ठीक हूं, और हस्बैंड ये प्रूव करने में लगा है कि तुम गलत हो मैं सही हूं। अब सवाल इस बात का नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, सवाल इस बात का है कि सिर्फ आप ये मानते हो कि आप ही सही हो, और इसी बात की लड़ाई है। लड़ाई तो सारी इसी बात की है कि मैं सही तुम गलत। पहला चीज। दूसरा चीज, रिलेशन के अंदर टॉक्सिक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो हम हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहता है। हस्बैंड चाहता है वाइफ मेरे अकॉर्डिंग कपड़े पहने,
वाइफ मेरे अकॉर्डिंग खाना बनाए, वाइफ मेरे अकॉर्डिंग ट्रैवल करे, वाइफ मेरे अकॉर्डिंग जॉब करे, वाइफ मेरे अकॉर्डिंग बच्चे प्लान करे, वाइफ मेरे अकॉर्डिंग प्रोफेशन चुने, वाइफ मेरे अकॉर्डिंग मेरे माता पिता की सेवा करे, वाइफ मेरे अकॉर्डिंग, वाइफ मेरी प्रॉपर्टी है। और वाइफ कंट्रोल करने में लगी है कि हस्बैंड सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करे, कि ये जो ऑफिस कपड़े पहन के जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग पहन के जाएं, ये जितने बजे घर आते हैं मेरे अकॉर्डिंग घर आएं, ये जो पैसा खर्च करते हैं मुझको बता के खर्च करें, ये जो दोस्तों के साथ घूमते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्त होने चाहिए, ये जो काम करते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए। तो वाइफ कंट्रोल करने में लगी है अपने पति को, कंट्रोल और साथ में बदलना, और हस्बैंड कंट्रोल और बदलने में लगा है अपनी वाइफ को। दिस इज द मेन कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी इन द रिलेशनशिप। But then why our mind is seeking constantly control over relationship or the person we are with, है ना? Control and change, these two things we are talking about here. So that is our mind which wants a control, either it's in a form or if relationship, है ना? चाहे वो कपड़े बदल के हो या उसके दोस्तों को चेंज करके हो. Why our mind is programmed this way? वाइफ माइंड को ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हाँ, उसको लाइफ में एक निश्चितता चाहिए होती है। ठीक है, निश्चितता मतलब कि एवरीथिंग इज रनिंग अंडर माय कंट्रोल। हाँ, आप एक ऐसे जीवन में नहीं जी सकते जिसमें अगले पल क्या होगा आपको पता नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अगले पल क्या होगा, क्योंकि हमारा दिमाग n+1 फ्रेम में चलता है। n1+1 फ्रेम क्या है? जैसे आपका दिमाग इस समय पता है कैसे काम कर रहा है कि मैं अगली लाइन क्या बोलूंगा, और पता है कब ब्रेन ये क्यों प्रिपेयर कर रहा है? क्योंकि मेरी लाइन बोलने के बाद आपको क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो वो लाइन कैसी होगी उसके, और आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या पूछना है पहले से चल रहा होगा कि सर ये हिमांशु खत्म करेंगे लाइन ऐसे ऐसे करके, फिर अगला क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है। तो ब्रेन हमेशा प्रिडिक्ट करता है, और उसकी प्रिडिक्शन में आपकी जो एज एक्सपेक्टेड प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपका ब्रेन एक प्रिडिक्शन कर रहा है, वो प्रिडिक्शन को हम बोलेंगे एज एक्सपेक्टेड, और वो एज एक्सपेक्टेड के अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आपके ब्रेन को दिक्कत होती है। इसलिए हमारा ब्रेन चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसी मैं जिंदगी प्लान कर रहा हूँ, सामने वाला वैसे चले, ताकि मैं सेफ रहूं। अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, सर्टेनिटी की आदत है हमको। सर्टेनिटी की आदत है मेरे को, राइट। दूसरा सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब क्या है? बचपन से ही हमारी सोसाइटी ने जो अपब्रिंगिंग की होती है वो कुछ इस वे में की होती है कि हमें सुपीरियरिटी चाहिए। इवन आवर एजुकेशन सिस्टम is training our children to chase the superiority. क्लास में फर्स्ट आना है, कंपटीशन में फर्स्ट आना है, फर्स्ट बेंच पे बैठना है, मेरा बच्चा सबसे आगे होना चाहिए, मेरा बच्चा हर चीज़ में सबसे अव्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए। इवन फ्रॉम द डे 1 आप उसकी रेटिंग करते हैं, ऐसे करके ना रेट करते हैं। ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहनने, ये पहनना, ये सब साइन है सुपीरियरिटी को दिखाने के। आई एम द सुपीरियर वन। सुपीरियरिटी को दिखाने, जो सुपीरियर होगा वो राज करेगा। पहले टाइम के अंदर सुपीरियरिटी दिखाने के अलग वे होते थे, आज के टाइम में सुपीरियरिटी दिखाने के अलग वे हैं। तो हम सुपीरियर दिखना चाहते हैं। मेल ऑल्सो वांट टू लुक सुपीरियर, वुमेन्स ऑल्सो वांट टू लुक सुपीरियर। मैं से दब के रहूंगी, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। तो वो जो फीमेल है वो अपनी सुपीरियरिटी को लेकर बैठी है, बचपन की जो अपब्रिंगिंग हुई है। वो मेल है, वो अपनी सुपीरियरिटी को लेकर बैठा है, जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। अब जब दो सुपीरियरिटी को चेस करने वाले लोग एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी, क्योंकि दोनों को सुपीरियरिटी चाहिए। तो रिलेशनशिप में सुपीरियरिटी को चेस करना भी कॉज है, जिसके कर वो रात को जो लड़ाई हो रही होगी उसका एक कॉज ये भी होगा कि मैं कैसे इससे झुक जाऊं। अब की बार झुक गया तो अगली बार भी तो झुकाएगी या झुकाएगा। तो दैट इज द कॉज ऑफ द रिलेशनशिप। समझना ये है पहला चीज, हाउ टू इम्प्रूव, सही कैसे करें। पहला, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर पार्टनर। अपने पार्टनर को जैसा है, जैसा मतलब जैसा है वो, उसको वैसे एक्सेप्ट करो,
उसकी आदतों को एक्सेप्ट करो, उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो, उसके नेचर को एक्सेप्ट करो, उसकी पर्सनल जिंदगी। आपसे शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खरीद लिया है उसको, कंट्रोल कर लिया है। मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को जो पसंद है वो पहनो, जो खाना है वो खाओ, जहां जाना है वहां जाओ। मुझे जो पसंद है मैं वो खाऊंगा, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगा, मुझे जो पसंद है, जो बुक पढ़नी है मैं वो पढ़ूंगा। तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा टाइम है, ठीक है। हम बदलेंगे नहीं एक दूसरे को कि तुम ऐसे पहनो, तुम कपड़े ऐसे पहनो, तुम ये पहनो, तुम वो पहनो। जो तुम्हें पसंद है, जैसे तुम्हें रहना है तुम वैसे रहो। इट इज योर लाइफ। सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या, फिर आ गए तुम मैं पे। ये तो मैं वाली आइडेंटिटी हो गई ना। कॉस्मिक आइडेंटिटी से जुड़ो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता सब कुछ। दूसरों के मतलब अपने पार्टनर के रेड और ग्रीन फ्लैग से हटके पहले खुद के रेड और ग्रीन फ्लैग कर लो, है ना। कि मैं खुद कितना टॉक्सिक हो सकता हूँ अपने पार्टनर के लिए, और रेड से मैं ग्रीन की तरफ कैसे जा सकता हूँ, अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ। और मैं बेटर होऊंगा तो फिर आसपास की चीजें विल बिकम। तो पहला तो एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, जैसा वो है, जैसा भी वो है। अब वो साथ में है आपके, उसको बदलना नहीं है आप, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसा है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लो। दूसरी चीज, ठीक है, ये मैं की जो आइडेंटिटी है, सुपरियॉरिटी वाली जो आइडेंटिटी है, इसको डिसॉल्व करो थोड़ा सा। दूसरा, मैं तो अभी अपनी वाइफ के सामने बोल दिया, फ्रेंड के साथ बैठे थे तो मैंने उसको, ऐसी कुछ बात हो रही थी तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो ना तो मुझे अपनी वाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन है, हालांकि बुरा लगता है जब किसी को बोलो तो, और ना ही मेरे को अपनी बेटी से कोई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपके हर्ट का कॉज ही एक्सपेक्टेशन है। तो बट इज इट इजी कि मतलब एक तो होता है बोलना और एक ऐसे लाइफ जीना जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि तो मेरी वाइफ कह रही थी कि तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मतलब उम्मीदें तो रहती है ना हमेशा। उम्मीदें हमारी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो हमें अपनी नौकरी से हो, हमारे पार्टनर से हो, हमारे बच्चों से हो। जब उम्मीद नहीं होगी ना और फिर कुछ होगा तो वो अच्छा होगा। उम्मीद होगी और वैसा नहीं होगा तो बुरा होगा। तो जब उम्मीद ही नहीं है और कुछ हो गया तो बढ़िया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको उम्मीद नहीं थी और आपके हस्बैंड ने आपके लिए एक अच्छा सा डिनर बना के रखा, यू विल फील गुड, यार चलो अच्छा है आज इसने मेरे लिए कुछ किया है, एक्स्ट्रा माइल गया है। तो ये लव लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको अपने रिलेशन में बार बार यूज करनी है, अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए। एक्सपेक्टेशन ना रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे या आप उसको स्पेशल फील नहीं कर पाए। उम्मीद मत रखो, अगर हो रहा है, कोई कर रहा है तो डेट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन मत करके रखो कि मेरा तो बर्थडे पर ऐसे ऐसे होना चाहिए था, मेरी एनिवर्सरी पे तो बाहर जाके इसको सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए था क्योंकि मैंने भी तो दिया था पिछली बार। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। उसने अपने मन से किया और आपको कोई उम्मीद नहीं थी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको उम्मीद थी और उसने किया भी, तब भी आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है नेक्स्ट लेवल की हो। मैं बताता हूँ, ब्रेन का नेचर एडॉप्ट वाला है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके घर में पहली गाड़ी आई मारुति 800, ठीक है, आपने 5 साल 8 साल 10 साल चलाई, इवन हो सकता है 20 साल भी चलाई। अब अगली गाड़ी जब लोगे तो मारुति 800 तो लोगे नहीं। अच्छा, अगर आपके फादर साहब मारुति 800 ही खरीद के लिए आए फिर से 20 साल बाद में, तो कैसा लगेगा? लगेगा कि अपग्रेड कर सकते थे। मानो आपका फोन है, पहले आईफोन 10 आता था, शायद आईफोन 16 भी आता था, अब आईफोन कौन सा आ रहा है भाई, तो मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है। 17 आएगा ना, 17 चल रहा है, ठीक है। मेरे पास हालांकि आईफोन है बट मुझे ये भी नहीं पता मॉडल कौन सा है, ठीक है। तो आई थिंक 17 है। तो अब कोई व्यक्ति जो आईफोन चला रहा है, अगला आईफोन तो अपग्रेड वाला ही लेगा ना, और वो सेम ही लिया है तो कैसा लगेगा उसको? बुरा लगेगा। उसको शायद फीलिंग आएगी, यार मैं तरक्की नहीं कर रहा या मैं अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि बैटरी लेना चाहिए ना, हमेशा अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। ब्रेन वहां भी तो अडॉप्ट ही कर रहा है। तो सेम हैप्पीनेस को फील करने के लिए यू हैव टू अपग्रेड द थिंग्स। वैसे ही जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशनशिप के अंदर भी पिछले साल जो जन्मदिन सेलिब्रेट किया, बच्चे का ही मान लो, चलो ठीक है, आपने पहला साल का बर्थडे किया धूमधाम से एकदम कई लाख रुपए खर्च कर दिया, आपने पार्टी करी, सेलिब्रेशन किया। दूसरे साल का बर्थडे आपने कुछ नहीं किया, तो ब्रेन को क्या सिग्नल गया?
ब्रेन ने तो अडॉप्ट कर लिया कि उससे अगला वाला बर्थडे होना चाहिए, उससे भी सुपीरियर। मैं बताता हूँ सबसे बड़ा फ्लॉ हमारे रिलेशनशिप के अंदर, इंडियन मैरिजेस के अंदर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि शादी करने के बाद हनीमून पे जब जो जाते हैं वो अपने जीवन की सबसे बेस्टेस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। जितनी उनकी औकात होती है ना, उस औकात से भी ऊपर जाके वो डेस्टिनेशन बुक करते हैं और वहां पर जाते हैं, दी बेस्ट होटल में रुकते हैं, दी बेस्ट प्रॉपर्टी में रुकते हैं, दी बेस्ट जगह रुकते हैं, जितनी उनकी औकात है। डू यू एग्री? मतलब जितनी उनकी लिमिट है उस लिमिट में एक्सटेंड कर जो बेस्ट लोकेशन जा सकते हैं वो उसी पे ही जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो आपने रिलेशन की शुरुआत कहाँ से करी? दी बेस्ट से। अब ब्रेन को दी बेस्ट के बाद क्या चाहिए? उससे भी ऊपर। वो आपने दिया नहीं। अब अगली बार कहाँ जा रहे हो आप? नानी के घर। अगली बार कहाँ जा रहे हो आप? गोवा। पहले कहाँ लेके गए? स्विट्जरलैंड। अब कहाँ लेके जा रहे हो? मसूरी, मनाली। तो आप मुझे बताओ, स्विट्जरलैंड के बाद मसूरी मनाली अच्छा लगेगा क्या? हमारे रिलेशनशिप में छोटे से शब्द खराब से शुरू करो, हल्के 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 ऊपर लेके जाओ, ताकि जब ब्रेन वहां पर जाए ना स्विट्जरलैंड पे, तो 30 साल बाद भी शादी में ना वो न्यूनेस हो, वो नयापन हो, मजा आए उसको। यार चलो आज हम और बेहतर मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। अब स्विट्जरलैंड तो आप देख कर आ गए, अब क्या बचा है रिलेशन में? मतलब न्यूनेस कहाँ से लेकर आओगे? ब्रेन का फिनोमिना है चीजों को अडॉप्ट करने का। तो जब आप रिलेशन में होते हो तो पहले ही सारे वादे कर देते हो, चांद तारे तोड़ने वाले। पहले ही उसको, मतलब क्योंकि शादी करनी है तो प्रॉमिस तो करना पड़ेगा, उसको लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे करने पड़ेंगे। कर दिए सारे वादे, शादी के बाद आप कुछ कर नहीं रहे। तो उसका साइज तो बढ़ना चाहिए था, वो आपका कम हो गया। तो अब वहीं पे लड़ाई चालू हो गई कि तुम तो पहले 10 मिनट पहले आते थे, आधा घंटा पहले आते थे, मेरी हर चीज को नोटिस करते थे। तो दिक्कतें रूट में ही हो चुकी हैं। उसको वहीं से अगर शुरू करते हुए चलते तो एक्सपेक्टेशन का लेवल आप नहीं बढ़ाया, ग्राफ ऐसे जाने, ग्राफ है, ऐसे ऐसे होगा। और फिर उसकी भी गलती है, लड़की की भी। क्यों? बिकॉज शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ना। तो हर्ट अगर उस लड़की को कर रहा है तो उसकी गलती है। So Himanshu, before we wrap up this episode, in the beginning of our episode we talked about NLP का second part linguistic, जिसमें जो आपने second बताया था, the communication we do with ourselves, क्योंकि ज़्यादातर इंसान वक्त अपने साथ बिताता है और अपने आप से ही बातें करता है। और जैसे कि आपने बताया था कि सुसाइड रेट्स आर इंक्रीजिंग, सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज हम टॉक्सिटी नेगेटिविटी में की तरफ ज़्यादा डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा जिससे इंसान अपने आप को सेल्फ टॉक में इम्प्रूव कर सके, ताकि इन चीज़ों से दूर रह सके। लाइफ का होप नहीं ख़त्म होना चाहिए। कितना भी हो हमें सरवाइव करना आना चाहिए अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में। इस पे आप? हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी, हमारी लाइफ की सारी एंजाइटी, हमारी लाइफ की सारी ट्रॉमास, हाँ जी, और हमारी लाइफ की सारी दिक्कतें, सारी परेशानी, सारी कठिनाइयाँ, हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन की अगर आपको पता लग जाए कहाँ पड़ी हैं, हाँ, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो आपके जीवन की हर एक समस्या या तो आपके पास्ट में पड़ी है या फिर आपके भविष्य में पड़ी है, और कहीं भी नहीं है। या तो आपके साथ जो घटित हो चुका है वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं जब हम अकेले होते हैं, या आने वाले उसके बारे में, और हम उन दोनों को कनेक्ट करते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो अब आगे ऐसे कर सकते हैं, आगे ऐसे। तो किस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक जिस अपने दिन साथ? आप अपनी जिंदगी को पास्ट और प्रेजेंट में जीना बंद कर देंगे और जिस मोमेंट में आप हैं उस मोमेंट में जीना शुरू कर देंगे, आपकी सारी दिक्कतें खत्म है। उसके लिए कोई एक ऐसी प्रैक्टिस? आंख बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दें। ये एक एंकर है, सबसे बेसिक एंकर है मेडिटेशन का, ठीक है, जिससे आप अपने आप को ग्राउंड करते हो प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में तो कुछ भी नहीं है, हाँ, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही नहीं है। अब इसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप अभी आप करो, आंखें बंद करो और अपनी सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो, तो आपको नजर आएगा कि कहीं दिक्कत ही नहीं है, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। थॉट्स गायब हो जाएंगे,
ठीक है। तो थॉट जीरो में भी जाना एक आर्ट है, ठीक है, कि थॉट ही नहीं आ रहे। हालांकि हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, वो विचार 80% नेगेटिव होते हैं, लेकिन उन विचारों को भी आप स्लो डाउन कर सकते हो, कम कर सकते हो जब With the help आप of breathing. ब्रीदिंग और मेडिटेशंस, ठीक है। तो जो आपने बोला सेल्फ टॉक को ठीक करना, उसमें सबसे पहला काम है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करें। प्रॉब्लम यह है कि जो सोच रहे हो, जो मान रहे हो, जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, सब कुछ अलग है। आज की तारीख के अंदर बंदा जो आपसे बोलकर जा रहा है ना, और जो वाकई में वो अंदर सोच रहा है, पूरा अलग है। हाँ बिल्कुल। और वो आउटर एंड इनर रियलिटी इज टोटली अलग है ना। बोल कुछ और रहा है, मान कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, जी कुछ और रहा जी है। कुछ और रहा है। तो जब आप अपनी लाइफ के अंदर ना अनसिंक्रनाइज्ड वे में जिएंगे, आपकी लाइफ में भसुड़ी लगनी ही लगनी है, राइट। आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, आप जो कहते हैं, वो पूरा सिंक्रनाइज्ड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी सेल्फ टॉक और ये सब चीजें ठीक हों, वहीं पे दिक्कत है कि आपका सोचना कुछ और है, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है, दिक्कतें तो होंगी। अलाइनमेंट गलत है आपका, अलाइनमेंट करिए, अलाइनमेंट गलत है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करें। पहला चीज, अपने अलाइनमेंट को ठीक करें। अलाइनमेंट को ठीक करने में सबसे हेल्पफुल जो चीज है, दैट इज द एनवायरनमेंट। ओके। अपने एनवायरनमेंट को, अगर आपकी सेल्फ टॉक ठीक नहीं है और आपको लग रहा है कि यार ना मेरी सेल्फ टॉक ठीक नहीं है या मैं नेगेटिव ज्यादा रहता हूँ, कैसे कुछ पॉइंट की रिस्क लगे कि मैं अभी उदाहरण ये से उदाहरण से समझाता हूँ कि सबसे पहला लेवल का जो अलाइनमेंट होता है, दैट इज द एनवायरनमेंट। हाँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हम यहाँ पर बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठकर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एसी इज ऑन, एम्बियंस इज ऑन, गुड, फीलिंग इज गुड, थॉट्स आर कमिंग गुड, ठीक है। अगर यही सेम पॉडकास्ट हम टेरेस पर धूप में बैठ के करें, हाँ, साउंड आ रहा है, पॉप की आवाज आ रही है, ठीक है, पंछी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो थॉट्स उतने अच्छे नहीं जाएंगे। तो हमारे जो थॉट्स आते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से ड्राइव होते हैं, हाँ, ठीक है। तो अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपका सेल्फ टॉक तो गड़बड़ ही होगा। हाँ। कोशिश करिए लेट जाइए उस घर में, रूम चेंज कर लीजिए, अकेले रहिए। इट्स बेटर टू लिव अलोन रेदर टू लिव इन टॉक्सिसिटी, राइट। तो अभी मैं एक 1-to-1 काउंसिल कर रहा था, नाम तो नहीं लूंगा, आर्मी पर्सन थे वो, और पोस्टेड थे, और उनकी मैरिज लाइफ 1-to-1 काउंसिल थी मेरी, अभी शायद 4-5 दिन पहले की बात है। 1 घंटा मैंने काउंसिल किया उनको। हाँ जी। तो आर्मी के अंदर थे एंड ही इज ऑफिसर। तो उनकी जो मैरिज लाइफ थी, दैट वाज नॉट गोइंग वेरी गुड, द एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक, ठीक है। तो अगर आप हीलिंग की शुरुआत करना चाहते हो तो एनवायरनमेंट को बदलने से ही हीलिंग की शुरुआत होगी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, कुछ पॉइंट्स दिए, मैंने उस पॉइंट्स में कहा कि आपको अपने एनवायरनमेंट पे काम करना, एनवायरनमेंट को बदलिए, घर का एनवायरनमेंट आपके अच्छा नहीं है। तो हमारे जो विचार हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से कंट्रोल होते हैं, और हमारे विचारों का प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, सपोज करो वहां पर बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, कूड़ा पड़ा है बहुत ज्यादा, आप क्या करते हो सबसे पहले? कवर आवर नोज। क्यों? ताकि वो स्मेल हमको ना आए। वो गंदी स्मेल से क्या आपको माइंड में भी फर्क पड़ता है? हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है। हाँ। तो जब आपके थॉट, आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके थॉट का भी तो एक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो जब थॉट नेगेटिव होने लगते हैं तो हेल्थ पे भी फर्क पड़ने लगता है। हेल्थ पे कभी हम आगे जाएंगे, मैं हेल्थ पे भी आपको बहुत अच्छी इंसाइट दे सकता हूँ, मतलब अल्टीमेट इंसाइट दे सकता हूँ हीलिंग पर, हेल्थ पर, बॉडी पर, कि बिना मेडिसिन के कैसे हीलिंग करें। कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो बिना दवाई, कैंसर तक, ठीक है, वो कभी आगे करेंगे, कभी दूसरे एपिसोड में। So thank you so much, Dr. Himanshu Gaur, for coming on my show and giving so much of insights on NLP and subconscious mind and on general in relationship, जो I think सबको जानने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अपने खुद के रेड और ग्रीन फ्लैग को भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने सेल्फ टॉक्स को इम्प्रूव करने की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू।